हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस विजन की 10th एंड 11 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो ये थोड़ा सा गला खराब है आज दोबारा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पहली न्यूज आज की, नासा ने अभी 2 हेलियो फिजिक्स मिशन अप्रूव कर दिए ताकि हम सन को एक्सप्लोर कर सके और अर्थ का जो ऑरोरा है हम उसे क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी अंडर GS3। अब हम देखो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि ऑरोरा क्या होता है। देखो गाइस, सन का लेयरिंग होती है, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। इनर कोर होता है सन का, ठीक है, और सबसे जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है उसे कोरोना बोलते हैं, ठीक है। फिर इनर कोर के बाद एक रेडियो एक्टिव जोन आता है, फिर कन्वेक्शन जोन आता है, फिर सब सरफेस फ्लोज आते हैं, फिर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ये हमने काफी बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हमें समझना है ऑरोरा क्या होता है। देखो गाइस, सोलर सन में भी कुछ विंड चलती है जिसे हम सोलर विंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सोलर विंड्स में कुछ एनर्जेटिकल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया या प्रोटॉन्स हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी अपर लेयर के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो जो निकलता है वो उसे बोलते हैं ऑरोरास, ठीक है। ऑरोरास आर कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जेटिकल पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द सोलर विंड विद एटम्स ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। और ये जो ऑरोरा है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, हमारे हाई लैटिट्यूड्स ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। ये आपका क्या है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। यहाँ आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इसका जो हाईएस्ट लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो प्राइमरली ये ऑरोरास है, यहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि ऑरोरा कब होते हैं, जब ये इंटरेक्ट होते हैं सोलर विंड के एनर्जेटिकल पार्टिकल्स किसके साथ, अपर एटमॉस्फेयर के एटम का। और अपर एटमॉस्फेयर तो कहाँ होगा, हाई लैटिट्यूड्स में ही होगा ना, ठीक है। जो ऑरोरास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उन्हें हम ऑरोरा बोरियलिस भी बोलते हैं, ऑरोरा पोलैरिस भी बोलते हैं, या नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। ये देखो नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उन्हें हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी बोलते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो ये इसलिए वहां से नाम आया, या उसको साउदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। देखो गाइस, नॉर्दर्न लाइट, साउदर्न लाइट बहुत इजी नेम है, ठीक है। आपको अगर फंसा सकता है वो कहां से फंसा सकता है, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा पोलैरिस, ये नाम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूज में क्या था। देखो जो मिशन है उसमें हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, सन को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसा क्या वजह है, क्या जो वेदर नियर अर्थ के पास जो स्पेस वेदर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, ठीक है। तो ये मिशन एक्सप्लोर करेगा। मिशन विल एक्सप्लोर द सन एंड द सिस्टम दैट ड्राइव्स स्पेस वेदर नियर अर्थ। इससे हम साइंटिस्ट को एक मदद मिलेगी, वो समझ पाएंगे किस तरह से सन और अर्थ कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। 2 मिशन है। पहला मिशन है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप सिस्टम मिशन। सेकंड है इलेक्ट्रोजेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन। सबसे पहला पढ़ते हैं। देखो तो ये तो सबसे पहला मिशन है, वो एक सोलर टेलीस्कोप होगा। इसके अंदर क्या करेगा, हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो सन है, सन का जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह से सोलर विंड को रिलीज करता है और किस तरह से जो सन है वो कुछ सोलर मटेरियल को कैसे इरप्ट करता है, क्या वो डिस्चार्ज करता है, वो कैसे करता है। ये जो प्रोसेस है इस मिशन में हम समझेंगे, ठीक है। इस मिशन को सोलर सी भी बोला जा रहा है, जो जापान के द्वारा लीड किया जा रहा है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। इसके अलावा हम ये समझेंगे, अब आपको थोड़ा सा सोलर विंड के बारे में पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे आपके एटमॉस्फेयर में विंड चलती है उसी तरह सन के एटमॉस्फेयर में कुछ विंड चलती है, ठीक है। अर्थ की विंड्स क्या होती है, आप जरा मुझे नाम बताएंगे, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखो जो सोलर विंड्स चलती है वो कैसे चलती है। देखो सन में आपको पता है प्लाज्मा होता है, जब प्लाज्मा आउटवर्ड साइड एक्सपेंड करता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सोलर विंड चलती है। सोलर विंड इज क्रिएटेड बाय द आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा आपको पता होगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन्स कोरोना, ठीक है। सन का जो कोरोना है वो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है, ये आपको पता होगा। अब ये जो सन से जो सोलर विंड चलती है ना, इसकी वजह से आपको पता है हमारे कितनी ज्यादा हमने सैटेलाइट्स भेजी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, सैटेलाइट डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। तो ये सब हम चीजें समझेंगे ताकि हम सोलर विंड को समझ पाएंगे। तो इससे क्या हम आगे जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस कर सकते हैं ताकि हमारा कभी कम्युनिकेशन या सब चीजें डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोजेट जीमैन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन। देखो इस मिशन में हम क्या करेंगे कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेंगे और उसको हम लिंक करेंगे किस तरह से
अर्थ के जो मैग्नेटोस्फीयर में जो ऑरोरा है वो किस तरह से लिंक है। मेरी बात समझ में आई? इसमें हम स्टडी करेंगे कि आपको पता है हमारे अर्थ सरफेस में कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि वो किस तरह से ऑरोरा के साथ किस तरह से लिंक है। मैग्नेटोस्फीयर आपको पता होगा हमारे अर्थ को सराउंड करता है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अर्थ, जहां पे जो डोमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है रादर देन इंटरप्लेनेटरी फील्ड। क्योंकि हमने काफी बार न्यूज पढ़ा है कि कितना ज्यादा हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है तो किस तरह से सन की हार्मफुल रेज है वो हमारे अर्थ में ज्यादा आएंगी। ये हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया जब हमने इस तरह की न्यूज पढ़ी है, ठीक है। मैग्नेटोस्फीयर कब फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जब सोलर विंड का इंटरेक्ट करता है वो मैग्नेटोस्फीयर फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा और जो सोलर मिशन है वो कौन कौन से है? देखो ये आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर है, नासा का पार्कर का सोलर प्रोब है, बाकी इंडिया का आपको पता होना चाहिए आदित्य L1 मिशन है, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूज समझ में आई होगी, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर हैवी स्नोफॉल डिक्लेयर्ड स्टेट स्पेसिफिक नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। अगेन गाइस ये जो हमारा जो न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी, नाम से समझ में आ गया। इससे पहले क्या है, स्नोफॉल को कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज की लिस्ट में ऐड नहीं किया हुआ था, ठीक है, अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर्म में, ठीक है। देखो जम्मू कश्मीर में अभी कुछ अगले हफ्तों में हैवी स्नोफॉल होने के चांसेस है, इसकी वजह से कुछ जो नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, ठीक है। और आपको पता है जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली होती है तो हम उससे पहले अवेयर हो जाते हैं ताकि हम जो भी डिवास्टेशन है उसको हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नॉर्म्स के अंडर लिस्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज में हैवी स्नोफॉल को लिस्ट ही नहीं किया गया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो रिलीफ मतलब कि जो पहले मिल जानी चाहिए थी इमरजेंसी रिलीफ या जो पहले अर्ली वार्निंग मिल जानी चाहिए थी वो नहीं होता था, और जो डैमेज होता था, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, ठीक है। अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वो नेशनल लेवल का है, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। और इसी तरह स्टेट लेवल पे SDRF है, इनको हमने इसलिए बनाया हुआ है ताकि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है उसको हम क्या कर सके, उसके लिए हम रेस्क्यू और रिलीफ एक्सपेंडिचर उसके लिए हम क्या कर सके, उसमें एक्सपेंस कर सके। डिजास्टर जो SDRF के अंडर कवर है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के अंडर है, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड, ठीक है। तो अगर आप समझ सकते हो फायर भी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपना 10% ऑफ फंड्स यूज कर सकते हैं कोई लोकल डिजास्टर हो जो नोटिफाइड लिस्ट में नहीं है। जैसे अभी हमने बताया कि हैवी स्नोफॉल इनकी लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर कुछ नुकसान होता है तो 10% पर फंड यूज कर सकते हैं। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रीब्यूशन को एनहांस बोला टू 90% और स्टेट्स को बोला कि आप 10% क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। एनुअल सेंट्रल जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज की जाती है एज पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। आपको पता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे हम क्या करते हैं, जो ग्रांट्स है, जो ग्रांट्स इन एड है उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। SDRF यूज हम कभी कर सकते हैं अगर हमें किसी भी विक्टिम को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करनी हो, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने अभी डिसाइड किया, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑलरेडी कोविड को भी नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है ताकि हम क्या कर सके, SDRF के अंडर असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज इंडियन सिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है। तो एक अभी क्या है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंडियन सिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रिपोर्ट किसने रिलीज करी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको रिलीज करी, ठीक है। देखो रिपोर्ट ने हाईलाइट करा है कि इंडिया कहीं ना कहीं अर्बन चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसकी वजह से जो कोविड-19 पैंडेमिक एंड प्रोवाइड इनसाइट्स फॉर ट्रांसलेटिंग द लेसन्स लर्न फ्रॉम द पैंडेमिक इनटू एन अर्बन रिफॉर्म एजेंडा। फाइंडिंग क्या है, देखो 70% जो इंडिया की जीपी है वो सिटीज से आती है, और इसके अलावा जो 25 से 30 पीपल जो माइग्रेट हुए हैं टू सिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज एवरीवेयर। देखो वो आया, पैंडेमिक आया तो देखा गया हर 1 मिनट में 25 से 30 लोग माइग्रेट हुए, ठीक है। इसके अलावा अबाउट जो 35% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड हैं वो हाउसिंग नहीं अफोर्ड कर सकते मार्केट प्राइसेस पे, मतलब कि अभी वो घर इतने क्या नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा अनइवन हुआ है। अनइवन मतलब कि जो गरीब है वो और गरीब हुआ है, ठीक है। और डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स पे क्या है, अलग अलग तरह से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा उन्होंने इफेक्ट किया है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे लो इनकम माइग्रेंट लेबर, ये सबसे ज्यादा सफर्ड हुए, इनको 2 जगह सफर मतलब कि डबल सहना पड़ा है।
सबसे पहले इनकी तो इनकम लॉस होगी, इसके अलावा इनको सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं है, ठीक है, मतलब जो अपनी सेविंग्स है वो भी खर्च हो रही है। अब क्या रिकमेंडेशन दिया ताकि हम अपनी सिटीज के पोटेंशियल को समझ पाए। सबसे पहले डाटा का बहुत बड़ा रोल है ताकि हम सिटीज को हेल्प कर सके, ताकि हम उन्हें मैनेज कर सके और डायरेक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन हम क्या कर सके, ऑपरेट कर सके अगर कोई क्राइसिस हो। अगर डाटा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा और ज्यादा एनहेंस करना होगा और लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा एम्पावर करना होगा, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे भी गवर्नेंस को क्या कर सके, रिस्पॉन्सिव बना सके। इसके अलावा हमें करना पड़ेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी और इम्प्रूव करनी है, ताकि जो करंट और फ्यूचर डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इसके अलावा हमें जो एक्शन इस तरह से लेने हैं ताकि हमारी एनवायरनमेंट हमेशा प्रायोरिटी रहे, ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन अर्बन रिबिल्डिंग है, ठीक है। वी हैव टू प्रायोरिटाइज अवर एक्शन ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एयर पोल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन अर्बन रिबिल्डिंग एफर्ट। इसके अलावा हमें क्या करना है, इंक्लूसिविटी को प्रायोरिट करना है, मतलब कि जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है उसको हमें प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, इन एड्रेसिंग द जो भी वो ब्लॉकेज जो फेस करते हैं, इम्पीडमेंट फेस करते हैं, स्पेशली फेस बाय वुमेन एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन इन असेसिंग द अर्बन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इशूज गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन, एडमिशन एंड कंटिन्यूड एजुकेशन ऑफ माइग्रेंट चिल्ड्रन, ठीक है। गाइस ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर होगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है कि किस तरह से हम माइग्रेंट चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको एडमिशन करवाएंगे और उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे जो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। गाइडलाइंस इसलिए आई है ताकि हम जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम मिटिगेट कर सके, ठीक है, ताकि जो बच्चे आउट ऑफ द स्कूल हो गए थे हम उनको क्या कर सके, वापस उनको क्या कर सके, लाइक रिहेबिलिट कर सके एक तरह से, ठीक है। गाइडलाइंस स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को हेल्प करेगी किस तरह से हम प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज करें ताकि हम ड्रॉप आउट्स को प्रिवेंट कर सके, लोअर जो एनरोलमेंट्स हो रही है उनको प्रिवेंट कर सके और जो बच्चे मतलब कि एजुकेशनल लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ लर्निंग हो रही है उनको प्रिवेंट कर सके। गाइडलाइंस क्या है, एक सबसे पहले कंटिन्यूड एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो भी बच्चे स्कूल से बाहर है या जो चिल्ड्रन जिन पर स्पेशल नीड्स जो चाहिए या जो डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, थ्रू वॉलंटरी एक्शन, लोकल टीचर्स या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हम एनहेंस करेंगे, ठीक है। जैसे आप अगर आप चाहते हो एज अ लोकल टीचर बनना, आप जाकर उनको घर घर पढ़ा सकते हो, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को, मतलब कि जो बच्चे बाहर भी स्कूल नहीं जाते, एक डोर टू डोर सर्वे से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे किस तरह से हम उनको स्कूल में एनरोल करें। इसके अलावा हम अवेयरनेस जनरेट करेंगे पेरेंट्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कि अपने बच्चों को एनरोल करो और उनकी अटेंडेंस कितनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, वाइल जैसे स्कूल क्लोज जाए तो हम उनको मनोदर्पण वेब पोर्टल के थ्रू क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, टेली कम्युनिकेशन काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को मेंटल सोशल सपोर्ट ये सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्लासरूम्स को व्हील्स या क्लासेस स्मॉल ग्रुप्स पे दी जाएंगी विलेज लेवल पे, ठीक है। देखो 10-10 बच्चों को लाइक छोटे छोटे ग्रुप में क्या है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हैं उस हिसाब से हम लाइक बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ डिटेंशन नॉर्म्स को रिनॉर्म्स करेंगे ताकि हम ड्रॉप आउट को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इससे पहले क्या है, क्योंकि माइग्रेंट बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में थी तो हमें क्या करना है, अभी उनको वेरियस वेलफेयर सर्विस गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, जिसकी वजह से क्या नेशनल पोर्टेबिलिटी हो सके पीडीएस की। माइग्रेशन सर्वे है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है जो हमें ऑथेंटिक एस्टिमेट बताता है कि कितना माइग्रेंट लेबर है हमारी कंट्री में, ठीक है। हाउएवर अभी ये बताया गया था डाटा नॉट फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है मिसिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल दैट हैज लेफ्ट एस्ट्रोनॉमर्स बैफल्ड, ठीक है। अगेन गाइस जो न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 न्यूज होगी, नासा वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अभी ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो माना चाह रहा था कि एबेल गैलेक्सी के सेंटर में होगा वो मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, वो अभी दिख नहीं रहा। इससे पहले हर एक जो लार्ज गैलेक्सी यूनिवर्स में उसके पास सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसके सेंटर में, ठीक है। ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर पे है, मिल्की वे में जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जो सेंटर में ब्लैक होल है उसे हम क्या बोलते हैं, सैजिटेरियस है, ठीक है। तो कहीं समझ में आ गई हमारे यूनिवर्स में कितनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं, 1000 ऑफ गैलेक्सीज है। हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक क्या होता है, ब्लैक होल होता है। मिल्की वे की गैलेक्सी में जो सेंटर में ब्लैक होल है उसे हम सैजिटेरियस ए बोलते हैं। उसी तरह एक और गैलेक्सी जिसका नाम है अबेल गैलेक्सी, उसके जो सेंटर में जो ब्लैक होल है वो भी मिसिंग है, ठीक है। साइंटिस्ट ने सोचा है जो मिसिंग जो ब्लैक होल है वो कहीं ना कहीं ब्लैक होल की रिकॉइल की वजह से हो। अगर रिकॉइलिंग ब्लैक होल कब होता है, जब 2 ब्लैक होल मर्ज होते हैं। जब 2 ब्लैक होल मर्ज हो जाते हैं तो उसे रिकॉइलिंग ब्लैक होल बोलते हैं। इस मर्जिंग के दौरान क्या होता है, जो ब्लैक होल है वो कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है।
फिर क्या होता है, कुछ वेव्स का जो अमाउंट होता है वो एक डायरेक्शन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर, जिसकी वजह से जो न्यू बिग ब्लैक होल जो बनना होता है गैलेक्सी के सेंटर पे, वो सेंटर में नहीं बन पाता, वो थोड़ा दूर चला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? क्या होता है, जब दो ब्लैक होल मिलते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ वो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है मर्ज करते हुए छोड़ते हैं। उस वेव्स की जब वो मर्ज होते हैं तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से तो एक साइड जो है ना वो अमाउंट ऑफ वेव ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू अदर साइड, जिसकी वजह से जो सेंटर पे बनना होता है वो सेंटर पे ना बन के थोड़ा सा अवे हो जाता है। जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो इनविजिबल रिपल्स होती हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दैट फॉर्म व्हेन स्टार, जब भी स्टार एक्सप्लोड करता है सुपरनोवा में, या जब दो बिग स्टार्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड ईच अदर, या जब दो ब्लैक होल्स मर्ज करते हैं, तभी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या करती है, बनती हैं। अभी तक जो मर्जर हुए हैं ऑफ स्मॉलर ब्लैक होल वो अभी तक वेरीफाई की गई है। हाउएवर साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर करना है कि वेदर जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वो क्या मर्ज हो सकता है या ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज कर सकता है। मतलब कि जो स्मॉल ब्लैक होल्स हैं वो तो मर्ज हो रखे हैं, वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ है, लेकिन क्या सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्ज कर सकते हैं, और अगर वो मर्ज होकर क्या ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज कर सकते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो दो ब्लैक होल के मर्ज होने से रिलीज होती हैं, लेकिन वो स्मॉल ब्लैक होल्स की बात है ना। तो अभी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करना है कि वेदर ब्लैक क्या ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज हो सकती हैं अगर दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मतलब कि मर्ज हो। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी नोबेल प्राइज जो 2020 का मिला है फिजिक्स में, वो 3 साइंटिस्ट को ऑलरेडी अवार्ड कर चुके हैं फॉर द रिसर्च ऑन ब्लैक होल्स, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी बार। ब्लैक होल क्या होता है? इट इज अ पॉइंट एक स्पेस में होता है जहां मैटर इतना ज्यादा तो कंप्रेस होता है कि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, इवन कि वहां पे जो लाइट है वो भी नहीं एस्केप कर सकती। ठीक है, ब्लैक होल मोस्टली स्टेलर होता है, मतलब कि इनका जो मास होता है वो बहुत कम भी हो सकता है और इतना ज्यादा भी हो सकता है कि सन के वेट से भी बहुत ज्यादा हो सकता है। सुपरमैसिव मतलब होता है वो ब्लैक होल होते हैं जिनका मास 100 और 1000 होता है टू द बिलियन ऑफ सोलर मासेस। मेरी बात समझ, मतलब सन का जो वेट है उसके वेट से भी बिलियन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सुपरमैसिव। ठीक है, नेक्स्ट है अब छोटी छोटी न्यूज। प्रीपैक्स अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्टसी कोड। ठीक है, तो गाइस अभी के एज पर रिपोर्ट्स गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इन आईपीसी कोड को अमेंड करने वाली है और उसमें कुछ प्री पैक्स इंट्रोड्यूस करने वाली है एज अ रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखो एक प्री पैक क्या करेगा, एक एग्रीमेंट होगा किस तरह से आप डेप्ट को रिजोल्यूट करोगे। जैसे कोई भी डिस्ट्रेस कंपनी है, कंपनी जो भी स्ट्रेन है इकोनॉमिक फाइनेंशियली बहुत ज्यादा झेल रही है, तो किस तरह से वो अपने डेप्ट को रिजोल्व करेगी, उसका एक एग्रीमेंट होगा। एक एग्रीमेंट के बीच किसके बीच में होगा वो एग्रीमेंट, बिटवीन सिक्योर क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग। ठीक है, प्री पैक में क्या होगा, जो भी इनकमेंट मैनेजमेंट है वो कंपनी के कंट्रोल को उनके पास रहेगा अंटिल जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता। अंडर आईबीसी कहेगा जो कंट्रोल होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम इनकमेंट मैनेजमेंट टू एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसकी वजह से कहेगा बिजनेस में डिसरप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई। आरबीआई ने भी डिसाइड किया कि वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा हर एक पेमेंट ट्रांजेक्शन में जिनकी वैल्यू 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। लाइक अगर आप कोई 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अंडर यूजिंग, इसमें वो आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम को यूज करके, और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा। जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होगा 20 डिजिट का नंबर होगा, जिसमें क्या है ये आपको पार्टीज को मिलेगा। जैसे आपका पिन कोड होता है ना, आप पिन डालते हो, ठीक है, उसी तरह से 20 डिजिट का नंबर रहेगा जो आपकी पार्ट आपका यूनिक होगा कि आप उस ट्रांजेक्शन को कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। इंडिया में जो अगर आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो होगा वो आपको कहां से ऑब्टेन होगा, फ्रॉम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जिसको जो इशू करेगा वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। सिंपल है, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हो ताकि आप कोई एटीएम यूज ना कर ले तो आपका पास पिन होता है, उसी तरह जो लोग अगर 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके पास ये 20 डिजिट का नंबर होगा जो उनका अपना यूनिक होगा। दैट्स इट। ठीक है, और जो कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट है आरबीआई डायरेक्शन ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, आरबीआई ने भी बैंक्स को बोला है कि हमें क्या करना है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को एनहेंस करना है ताकि हम अथॉरिटी को सफिशिएंट कर सकें स्टेट इंडिपेंडेंस रिसोर्स से, ताकि जो बैंक है वो अपने इनेबल कर सके, ताकि हम जो भी फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को काम कर सकें। ठीक है, 2002 में आरबीआई ने गाइडेंस नोट रखा था जिसमें बेसिक अप्रोच थी किस तरह से आप रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो बैंक्स ने क्या किया था, अपनी अप्रोच को रीओरिएंट किया था। इसमें क्या है, इट ऑल्सो जो फंक्शन कैन नॉट बी आउटसाइड, मतलब आप उसको परे नहीं कर सकते। इस डायरेक्शन को यूनिफॉर्मिटी लानी होगी
और जो बैंक्स के द्वारा फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेटवा लिंक एक 16 लिंक्स में से एक प्रोग्राम है अंडर द पेनिनसुलर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट। जो गाइस ये जो लिंक हो रहा है ये किसका काम है, ऑलरेडी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है, ठीक है। प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि ताकि हम जो केन रिवर का जो सरप्लस वाटर है उसे हम बेटवा रिवर में ट्रांसफर कर सके, ताकि वाटर रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सके जो कि बेटवा रीजन में, ठीक है। इससे क्या होगा, केन और बेटवा दोनों जो यमुना के ट्रिब्यूटरीज है दोनों को बेनिफिट होगा। जो केन है वो मनमार हिल ऑफ एमपी वहां से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि बेटवा राइजेस होती है ऑफ विंध्या रेंज नियर होशंगाबाद एमपी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। एडिसिल क्या है, असम गवर्नमेंट आपके क्या करेगी, खादी शर्ट प्रोवाइड करेगी, एरी की शॉल प्रोवाइड करेगी, इरी की स्टॉल प्रोवाइड करेगी टू ग्रेड 4th एम्प्लॉइज। देखो आपको पता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड 4th के एम्प्लॉइज को क्या करेगी असम गवर्नमेंट, ये खादी की शर्ट प्रोवाइड करेगी। जो एरी सिल्क है उसकी शॉल और उसकी स्टोर प्रोवाइड करेगी एज अ रिस्पेक्ट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट को मार्क करने के लिए, ठीक है। एरी सिल्क आपको पता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डोमेस्टिकेटेड सिल्क फॉर्म, जिसका नाम है ये फिलोसिमिना रिजनी, जो मेनली कैस्टर रील्स को फीड करता है। अनलाइक अदर काइंड ऑफ सिल्क, ये आप दिस कैन नॉट बी रील्ड एंड हेंस इट इज ओनली स्पन, ठीक है। जो एरी यार्न है वो मेनली प्रोड्यूस होती है असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और वेस्ट बंगाल में। इंडिया इज ऑन द, देखो सिल्क की 5 वैरायटी होती है और इंडिया ऐसी कंट्री है जो 500 तरह की सिल्क को प्रोड्यूस करती है। जो और 4 है वो मलबरी, एरी, मुगा, ट्रॉपिकल तसर एंड टेम्परेट तसर। नेक्स्ट है अरुणाचल हार्बर वेनेडियम सोर्स, ठीक है। पहली बार क्या है, वेनेडियम की ज्यादा कंसेंट्रेशन फाउंड आउट की गई है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के देपो एंड तमांग एरिया से, ठीक है। वेनेडियम आपको पता होना चाहिए एक सॉफ्ट ग्रे और डक्टाइल एलिमेंट है जो मेनली डिराइव्ड होता है आयरन माइंड आयरन मोर से, कार्बोनेशियस शेल या फिर फाइलाइट्स एंड स्टील स्लैग से। जो सबसे ज्यादा तो वेनेडियम के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे, चाइना में, उसके बाद रशिया में और फिर साउथ अफ्रीका। तो गाइस ये याद रखना, ठीक है। वेनेडियम क्या ड्यूरेबल होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर एनवायरमेंट में, कोरोजन को रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए इसको हम स्टील में यूज कर सकते हैं या फिर वेनेडियम रिडॉक्स बैटरीज में, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहाँ पे मिला, हमारे अरुणाचल प्रदेश में मिले। 16 प्रवासी भारतीय दिवस, थीम क्या था इस ईयर का, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 2003 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन क्या है, 1915 में महात्मा गांधी वापस इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से और फिर इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोवाइड दिस कन्वेंशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। सिंपल बात ये कि जो हमारी इंडिया की जो कम्युनिटी है वो अब्रॉड रहती है, उसको हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप गवर्नमेंट के साथ एंगेज हो, हमारे अपने जो लैंड ऑफ द पीपल है उनके साथ एंगेज हो, एंसेस्टर्स के साथ एंगेज हो फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियरी एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगर पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, तब चलो बाय।